रामपुर गांव के चौराहे पर रोज सुबह एक जानी पहचानी खुशबू हवा में तैरने लगती थी। ये खुशबू रमेश के छोले कुलचे के ठेले से आती थी। रमेश पिछले 5 सालों से इसी चौराहे पर अपना ठेला लगा रहा था। रमेश सुबह जल्दी उठकर मसाले कूटता और ताजे कुलचे तैयार करता था। उसका काम ठीक ठाक चल जाता था, जिससे उसके घर का गुजारा आराम से हो जाता था। एक सुबह गांव के मुखिया जी उसके ठेले के पास से गुजरे। अरे रमेश, आज बड़ी जल्दी ठेला लगा लिया। खुशबू तो अभी से पूरे चौराहे पर फैल गई है। राम राम मुखिया जी, बस अभी अभी मसाले भुने, आज कुलचे भी बहुत सॉफ्ट बने। आपके लिए एक प्लेट लगाऊं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे खाए बिना तो दिन की शुरुआत ही अधूरी लगती है। जरा तीखा कम रखना आज। जी मुखिया जी, अभी लाया। रमेश ने फुर्ती से गरम गरम कुलचे सेके और मसालेदार छोले के साथ प्याज और हरी मिर्च रखकर मुखिया जी को दे दिए। तभी गांव का एक और ग्राहक सोहन भी वहां आ गया। रमेश भाई, मुझे भी एक प्लेट दे दो। परसों शहर गया था, वहाँ एक बड़े होटल में छोले कुलचे खाए, पर जो स्वाद तुम्हारे इस छोटे से ठेले पर है वो उस बड़े होटल में कहाँ। ये तो बस आप लोगों का प्यार है सोहन भाई। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूँ। स्वाद तो ऊपर वाले की देन है। मेहनत तो तुम्हारी दिखती है रमेश, पर कभी सोचते नहीं कि इस गांव से निकलकर शहर में बड़ा ढाबा या दुकान खोलें, वहाँ कमाई दोगुनी होगी। सोचा तो कई बार सोहन भाई, पर बड़े काम के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम अपने गांव के लोगों का पेट तो भर पा रहा हूँ। वाह रमेश, स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। और सोहन, बात पैसे की नहीं होती। रमेश का ये ठेला इस गांव की शान है। शहर जाकर ये अपनी सादगी भूल जाएगा। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे भी मेरा छोटा भाई सुरेश शहर की बहुत बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करता है, और मुझे इस ठेले से जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दोपहर अचानक एक चमचमाती हुई बड़ी विदेशी कार चौराहे के पास आकर बंद हो गई। रमेश ने उत्सुकता से उस तरफ देखा। कार के अंदर से एक नौजवान लड़का उतरा। वो और कोई नहीं, रमेश का छोटा भाई सुरेश था, जिसके साथ उसके बॉस मिस्टर सिंघानिया भी थे। सुरेश, ये अचानक गाड़ी को क्या हो गया? हमें शाम तक शहर के क्लाइंट से मिलने पहुंचना था। सर, मुझे लगता है कि इंजन गर्म हो गया है। इस गांव के रास्ते बहुत खराब थे। मैं अभी मैकेनिक को फोन करता हूँ। सुरेश ने फोन निकाला, लेकिन गांव का इलाका होने के कारण नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो और ज्यादा परेशान हो गया। कि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। सर, मुझे लगता है हमें यहाँ किसी से मदद मांगनी होगी। तभी रमेश की नजर सुरेश पर पड़ी। अपने सगे भाई को इतने दिनों बाद देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अपना ठेला छोड़कर कार की तरफ गया। सुरेश, ओ सुरेश, तुम यहाँ इतने दिनों बाद गांव आए और मुझे बताया भी नहीं। सुरेश ने जैसे ही रमेश को देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने बॉस की तरफ देखा, जो रमेश को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। हे भगवान, ये भाई यहाँ क्या कर रहा है? अगर बॉस को पता चल गया कि मेरा भाई सड़क पर छोले कुलचे बेचता है तो ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुरेश, ये आदमी कौन है? क्या ये तुम्हें जानता है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानता। रमेश अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में सगे भाई का ये बर्ताव देखकर आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सुरेश है जिसे उसने खुद पढ़ा लिखा कर शहर भेजा था। सुरेश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई रमेश हूँ। तुम मुझे भूल गए? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको गलतफहमी हुई है। सर चलिए, हम वहाँ छाँव में खड़े होते हैं। मिस्टर सिंघानिया को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सुरेश अपने बॉस मिस्टर सिंघानिया को लेकर चौराहे के किनारे लगी एक पेड़ की छाँव में आ गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसका छोटा भाई, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। तभी मिस्टर सिंघानिया को जोर की भूख लगी। दोपहर का समय था और शहर अभी बहुत दूर था। सुरेश, मैकेनिक को आने में समय लगेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सर, ये तो एक छोटा सा गांव है। यहाँ कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। आप थोड़ा रुकिए, मैं कहीं से बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर लाता हूँ। अरे बिस्किट क्यों? वो देखो, सामने उस ठेले से कितनी शानदार खुशबू आ रही है। छोले कुलचे का ठेला है ना वो? नहीं नहीं सर, आप वहाँ का मत खाइए। वो सड़क किनारे का खाना है, बहुत अनहाइजीनिक होगा। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशबू इतनी लाजवाब है तो मुझसे रुका नहीं जा रहा। और देखो, ठेला कितना साफ सुथरा है। चलो वहीं चलकर खाते हैं। मिस्टर सिंघानिया आगे बढ़ गए। सुरेश के पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं रमेश फिर से भाई भाई चिल्लाकर उसका भांडा ना फोड़ दे। भाई साहब, आपके छोले कुलचे की खुशबू ने तो दीवाना बना दिया। हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया से तैयार कर दो। जी बाबूजी, अभी लगाता हूँ। रमेश ने प्लेट में गर्मा गर्म कुलचे और मखमली मसालेदार छोले परोसे। ओह माय गॉड, सुरेश, ये क्या स्वाद है! मैंने दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। अच्छा है सर, आप खाइए। वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? और ये बताइए कि इस छोले में आपने ऐसा कौन सा गुप्त मसाला डाला है जिसका स्वाद तो सीधे दिल में उतर गया? बाबूजी, लोग मुझे रमेश कहते हैं। और रही बात मसाले की, तो मसाले में कोई गुप्त चीज नहीं है। बस खड़े मसालों को खुद कूट कर बनाता हूँ, और सबसे जरूरी चीज, इसे पूरे दिल और प्यार से बनाता हूँ। वाह, बहुत खूब।
पूरे दिल से बनाया गया खाना ही ऐसा स्वाद दे सकता है। सुरेश, तुमने खाया? तुम्हें कैसा लगा? हाँ सर, ठीक ठाक है, गांव के हिसाब से अच्छा है। ठीक ठाक? सुरेश, तुम्हारी जुबान खराब हो गई है क्या? ये खाना ठीक ठाक नहीं, अल्टीमेट है। इस आदमी के हाथों में जो कला है उसे तो बड़े शहरों के लोग तरसते हैं। तभी चौराहे पर गाड़ी का मैकेनिक आ गया। उसने गाड़ी को चेक किया और बताया कि गाड़ी ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। चलो कोई बात नहीं। रमेश भाई के छोले कुलचे खाकर मेरा पेट और मन दोनों तृप्त हो गए। रमेश भाई, जरा 1 प्लेट और पैक कर दीजिए, हम रास्ते में खाएंगे। जी बाबूजी, अभी पैक कर देता हूँ। रमेश ने खाना पैक किया और मिस्टर सिंघानिया को दे दिया। कितने पैसे हुए रमेश भाई? बाबूजी, 3 प्लेट के 60 रुपए हुए। मिस्टर सिंघानिया ने जेब से 500 का नोट निकाला और रमेश की तरफ बढ़ा दिया। ये रखो रमेश भाई, तुम्हारे इस स्वाद की कीमत 60 रुपए नहीं, बहुत ज्यादा है। बाकी के पैसे तुम रख लो। माफ करना बाबूजी, मैं अपनी मेहनत की ही कीमत लेता हूँ, बख्शीश नहीं। मेरे 60 रुपए ही बनते हैं, आप मुझे उतने ही दे दीजिए। रमेश का ये स्वाभिमान देखकर मिस्टर सिंघानिया के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। सुरेश, देखो और सीखो, इसे कहते हैं असली इंसान। एक तरफ तुम लोग हो जो शहरों में रहकर थोड़े से पैसे के लिए अपनी सादगी बेच देते हो, और एक ये है। सच में रमेश भाई, आप कमाल के इंसान हैं। सुरेश गुस्से में उबल रहा था कि उसकी बॉस एक मामूली ठेले वाले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। गाड़ी ठीक होने में अभी भी वक्त था, इसलिए मिस्टर सिंघानिया पास की एक चबूतरे पर बैठ गए। सुरेश उनके पास ही खड़ा था। तभी गांव का वही पुराना ग्राहक सोहन दोबारा रमेश के ठेले की तरफ आया। उसने जैसे ही पेड़ के नीचे सुरेश को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे, ये तो सुरेश है ना, रमेश भाई का छोटा भाई। अरे सुरेश, तुम कब आए शहर से? सोहन की आवाज सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम सुरेश नहीं है। क्या बात कर रहे हो सुरेश? बचपन से तुम्हें इसी गांव की गलियों में देखा है। रमेश भाई ने अपनी दिन रात की कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी, तुम्हें शहर पढ़ाया लिखाया, और आज तुम अपने ही गांव के लोगों को भूल गए। रमेश भाई, देखो तुम्हारा भाई सुरेश आया है। मिस्टर सिंघानिया चबूतरे से उठकर खड़े हो गए। सुरेश, ये सब क्या बकवास है? ये आदमी क्या कह रहा है? नहीं नहीं सर, पता नहीं ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, किसी को भी देखकर कुछ भी बोलने लगते हैं। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। सुरेश, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि दाल में कुछ काला है। तभी मिस्टर सिंघानिया खुद चलकर रमेश के ठेले के पास पहुंचे। सुरेश भी डरते डरते उनके पीछे पीछे आया। रमेश भाई, मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, क्या ये सुरेश आपका छोटा भाई है? मुझे सच सच बताइए। रमेश ने एक पल के लिए सुरेश की तरफ देखा। सुरेश की आंखों में डर था, पर उस डर के पीछे भी वही अहंकार और घमंड छुपा हुआ था। रमेश का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने भाई का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता था। नहीं बाबूजी, ये साहब सच कह रहे हैं। मैं तो एक मामूली ठेले वाला हूँ, भला इतने बड़े अफसर साहब मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रमेश के मुंह से ये बात सुनकर सुरेश ने चैन की सांस ली, लेकिन मिस्टर सिंघानिया एक तजुर्बेकार इंसान थे। वे रमेश की आंखों के आंसू और उसकी आवाज का भारीपन भांप गए। सुरेश, मुझे तुम्हारी डिग्री पर और तुम्हारी इस बड़ी नौकरी पर शर्म आ रही है। तुम क्या सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? सर, मतलब चुप रहो। रमेश भाई भले ही अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन एक भाई का त्याग और दूसरे भाई का लालच साफ दिखाई दे रहा है। तुम इस बात से डर रहे थे ना कि ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई सड़क पर ठेला लगाता है। सुरेश का सिर शर्म से झुक गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जिस भाई ने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि तुम आज मेरे सामने अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हो सको, उसी भाई को तुम अपनाने से मना कर रहे हो। जो इंसान अपने सगी भाई का नहीं हो सका, वो मेरी कंपनी के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? ये सुनते ही सुरेश के होश उड़ गए। उसे अपनी नौकरी खतरे में नजर आने लगी। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घमंड में अंधा हो गया था, प्लीज मेरी नौकरी मत छीनिए सर। तुम्हारी नौकरी का फैसला तो मैं शहर जाकर करूंगा सुरेश, लेकिन पहले तुम्हें अपनी इस घटिया हरकत का प्रायश्चित करना होगा। अगर तुमने आज अपने भाई के पैर छूकर माफी नहीं मांगी तो तुम कल से ऑफिस मत आना। मिस्टर सिंघानिया की बातें सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो कांपते कदमों से रमेश के ठेले की तरफ बढ़ा। रमेश अभी भी चुपचाप खड़ा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। सुरेश ने आगे बढ़कर सीधे रमेश के पैर पकड़ लिए। भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैं सच में घमंड में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जो मैंने अपने ही सगे भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। सुरेश, अरे पगले, ऐसा मत कर। तू मेरा छोटा भाई है, तू शहर जाकर बड़ा साहब बन गया, मुझे तो इसी बात की सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है। नहीं भैया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी खुशियां मेरे लिए कुर्बान कर दी। इस ठेले को चलाकर आपने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया, और मैंने अपनी झूठी शान के लिए आपको पहचानने से मना कर दिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मिस्टर सिंघानिया दूर खड़े होकर दोनों भाइयों का ये मिलाप देख रहे थे। रमेश की सादगी और उसका बड़प्पन देखकर उनके मन में रमेश के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। वे धीरे से चलकर ठेले के पास आए। रमेश भाई, आपकी उदारता को देखकर मैं निशब्द हूँ। जो भाई कुछ देर पहले आपको पहचानने से मना कर रहा था, आपने उसे एक पल में माफ कर दिया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। बाबूजी, ये छोटा है, ना समझ है। शहर की चकाचौंध में शायद थोड़े दिनों के लिए भटक गया था, पर है तो मेरा भाई ही ना। प्लीज बाबूजी, इसकी नौकरी मत छीनिए, इसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। रमेश भाई, आपकी बात मैं टाल नहीं सकता, लेकिन सुरेश को ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
इंसान अपने कपड़ों या पद से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों और संस्कारों से बड़ा बनता है। सुरेश ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। गाड़ी के मैकेनिक ने आकर आवाज दी कि कार अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। रमेश भाई, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा मन आपके इन छोले कुलचों के स्वाद में ही अटका रह गया है। मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। कैसा प्लान बाबूजी? शहर में मेरी कंपनी का एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट और कैंटीन है, जहाँ हर रोज हजारों लोग खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मुख्य शेफ बनकर शहर चलें। वहाँ आपकी स्पेशल छोले कुलचे का एक बड़ा आउटलेट खोला जाएगा। ये सुनकर रमेश और सुरेश दोनों चौंक गए। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, आप भैया को इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं? हाँ सुरेश, जो हुनर रमेश भाई के हाथों में है, उसकी कदर बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है। रमेश भाई, वहाँ आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, और आपको इस तरह धूप में ठेला भी नहीं लगाना पड़ेगा। बोलिए, चलेंगे मेरे साथ शहर? रमेश सोच में पड़ गया। उसने अपने छोटे से ठेले को देखा जिसने इतने सालों तक उसका साथ दिया था। फिर उसने सुरेश की तरफ देखा। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे गरीब को इस काबिल समझा। लेकिन मैं इस गांव की मिट्टी, इस चौराहे और अपने इन लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? इसी ठेले ने मुझे पहचान दी है। नहीं भैया, आप मेरी वजह से पीछे मत हटिए। अब तक आपने सिर्फ मेरे लिए जिया है। अब समय आ गया है कि दुनिया आपके इस हुनर को जाने। प्लीज भैया, सर की बात मान लीजिए। मुझे भी आपके साथ रहने का और अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। रमेश भाई, आप आराम से सोच लीजिए। मैं सुरेश के हाथ अपना कार्ड भिजवा दूंगा। जब आपका मन करे आप शहर आ जाइएगा। इसके बाद मिस्टर सिंघानिया और सुरेश कार में बैठ गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। तभी शाम के वक्त गांव के मुखिया जी और सोहन दोबारा उसके ठेले पर आए। उन्होंने दोपहर के हंगामे और मिस्टर सिंघानिया के बड़े ऑफर के बारे में सुन लिया था। क्यों रमेश भाई, सुना है शहर के बहुत बड़े बाबूजी तुम्हें शहर ले जा रहे हैं, अपनी बड़ी कंपनी में बड़ा होटल खोल कर दे रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ऑफर तो बहुत बड़ा मिला है। सुरेश भी कह रहा था कि मुझे शहर आ जाना चाहिए, पर मेरा मन इस गांव को छोड़ने का नहीं कर रहा। रमेश भाई, भावुक मत बनो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुमने पूरी जिंदगी इस ठेले पर धूल में काट दी। अब जब लक्ष्मी खुद चलकर दरवाजे पर आई है तो मना मत करो। शहर जाओ और अपना नाम कमाओ। सोहन भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस गांव के लोगों ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, वो शहर के बड़े होटलों में कहाँ मिलेगा? वहाँ लोग सिर्फ खाना खाएंगे, पर यहाँ के लोग तो मेरे परिवार जैसे हैं। रमेश, तुम्हारी यही सादगी तो हमारा दिल जीत लेती है। पर एक बात समझो, तुम्हारा ये हुनर भगवान की देन है। अगर शहर जाकर तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती है तो पूरे गांव को तुम पर गर्व होगा। हम सब खुश होंगे कि हमारे गांव का रमेश आज इतने बड़े शहर में अपनी पहचान बना चुका है। गांव वालों का ये सपोर्ट देखकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सुरेश को फोन लगाया और शहर आने की बात पक्की कर दी। कुछ महीने बीत गए। शहर के सबसे आलीशान इलाके के एक बड़े कॉर्पोरेट फूड कोर्ट में एक नया आउटलेट खुला था, जिसका नाम था रमेश के स्पेशल छोले कुलचे। आउटलेट को बहुत ही सुंदर पारंपरिक गांव के ढाबे जैसा लुक दिया गया था। वहाँ रमेश मुख्य शेफ के रूप में काम संभाल रहा था। दोपहर का समय था और रमेश के काउंटर पर शहर के बड़े बड़े अफसरों की भारी भीड़ लगी हुई थी। अरे सुरेश, इस नए छोले कुलचे वाले काउंटर का स्वाद तो सचमुच लाजवाब है। पूरे शहर में इसके जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। सुना है इसके मालिक तुम्हारे ही होम टाउन से? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और सिर्फ मेरे होम टाउन से ही नहीं है, वो जो सामने काउंटर पर खड़े होकर सबको प्यार से खाना परोस रहे हैं ना, वो मेरे सगे बड़े भाई रमेश है। मुझे गर्व है कि मैं उनका भाई हूँ। सुरेश की बात सुनकर उसके साथियों ने रमेश की खूब तारीफ की। साथियों के जाने के बाद सुरेश काउंटर के पास गया। भैया, आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। फूड कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ आपके ही काउंटर पर है। मिस्टर सिंघानिया भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और गांव वालों की दुआएं हैं सुरेश। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी है कि तू आज सबके सामने मुझे अपना भाई कहने में शर्माता नहीं है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन अगर आपने और मिस्टर सिंघानिया सर ने मेरी आंखें नहीं खोली होती तो मैं आज भी उसी झूठे घमंड में जी रहा होता। आपने मुझे सिखाया कि काम कोई भी हो, मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान होती है। चलो, अब पुरानी बातें भूल जाओ और अपनी मेहनत से काम करो। तभी मिस्टर सिंघानिया भी वहाँ आ पहुंचे। क्यों रमेश भाई, शहर का माहौल कैसा लग रहा है? हमारे शहर के लोगों को तो आपने अपने स्वाद का दीवाना बना दिया। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर भले ही बड़ा है, पर मेरे छोले कुलचे का स्वाद आज भी वही साधारण और शुद्ध है जो मेरे रामपुर गांव के चौराहे पर हुआ करता था। बिल्कुल सही रमेश भाई, आपकी यही सादगी और हुनर ही आपकी असली ताकत है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।